हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज पर्यावरण का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी कमी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि या झूम खेती की जाती है। दिखाते हैं हम आपको भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। ये क्षेत्र, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ पे स्थानांतरित कृषि या झूम खेती की जाती है। देखते हैं एक्सप्लेन। स्थानांतरित, स्थानीय नहीं है, ये स्थानांतरित है। यहाँ पे स्थानांतरित खेती या झूम खेती का तरीका निराला होता है। इसका प्रचलन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए आराम करने देते हैं, मतलब कुछ समय उसमें कुछ नहीं बोते, खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि गिराकर जला देते हैं। जो इससे राख निकलती है ये ज़मीन में खाद का काम करती है। फिर जब इस ज़मीन में जब खेती करने की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। इसको जोता नहीं जाता, हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि जो होती है उसमें एक खेत पे बार बार एक तरह के बीज नहीं बोए जाते, बल्कि अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल आदि बोए जाते हैं। ये हो गई हमारी झूम खेती या स्थानांतरित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन नंबर ए सतह, क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ये तो होगा नहीं। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का गैस में या द्रव का गैस में बदलना। अगर सतह क्षेत्र बड़ा होगा और तापमान भी ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, अतः ए नहीं होगा। बी देखेंगे, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ये तो हो सकता है क्योंकि सतह क्षेत्र भी कम है और तापमान भी कम है, इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। सी देखते हैं, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। इसमें सतह क्षेत्र बड़ा है लेकिन तापमान घट रहा है। डी, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो कम वाष्पीकरण होगा वो ऑप्शन नंबर बी में ही होगा, जिसमें सतह क्षेत्र भी कम हो और तापमान में भी कमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नदी बांध से जो उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है, बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता। ये भी सही है, बांध को बनाने से पानी और हवा दूषित नहीं होती। डी, जल विद्युत सुविधाओं में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध जो बनाते हैं उससे जल विद्युत प्रभाव में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं यह पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे। इससे विकास को तो प्रोत्साहन मिलता है, वहीं स्थानीय लोगों को विस्थापित करके विकास को भी प्रभावित करता है। यह पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित नहीं करता। इससे विकास को प्रोत्साहन मिलता है, यह टिकाऊ विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, पौधों को सहारा देना।
ऑप्शन नंबर सी भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन नंबर डी जल और खनिजों का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पौधों को सहारा देना तो जड़ों का कार्य होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी जड़ों का कार्य होता है, और ह्यूमस उपलब्ध कराना भी जड़ों का कार्य होता है। इसमें पूछा है पौधों के लिए नहीं है, कौन सा कार्य जड़ों का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोजन भंडारण संचित करना पौधों का कार्य नहीं होता। प्रायः सभी पौधे ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जो भोजन भंडारण और संचित भी करते हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। प्रायः सभी जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का कार्य नहीं करती, परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती हैं, जैसे शकरकंद। जैसे ऊपर देखा हमने कि बताया कि प्रायः सभी जड़ें नहीं होती हैं ऐसी जो भोजन का भंडारण करती हैं, कुछ जड़ें करती हैं। जैसे इसमें होगा शकरकंद। शकरकंद ऐसी जड़ है जो भोजन का भंडारण उसको संचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अमृता देवी बिश्नोई, A.K. मुखर्जी। चिपको आंदोलन जो था उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये देखिए, ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, नील आर्मस्ट्रांग। इसका राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर जो पहले व्यक्ति उतरे थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। ये देखिए, ये है नील आर्मस्ट्रांग, और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब वहाँ पहुँचे थे चांद पर? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के शरीर में कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 16, 11 से 15, 13 से 18, 10 से 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। व्यक्ति के शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वह 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश और रश्मि दो बच्चे हैं। कैलाश समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करता है, जबकि रश्मि ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। रश्मि और कैलाश को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ये देखिए, ये कैलाश है और ये रश्मि है। ऑप्शन नंबर ए है मोटापा और स्कर्वी, बी है स्कर्वी और एनीमिया, सी है एनीमिया और रतौंधी, डी है मोटापा और एनीमिया। रश्मि एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से, तो रश्मि को क्या होगा? एनीमिया होगा। और कैलाश को क्या होगा? मोटापा, क्योंकि ये समोसे, कटलेट, डबल रोटी इत्यादि खाना पसंद करता है, इसलिए कैलाश को मोटापा होगा और रश्मि को एनीमिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने में, बी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, सी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में, डी पुरानी झीलें निर्मित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी झीलें निर्मित करने में। तरुण भारत संघ जो समूह है वह पुरानी झीलें निर्मित करने से संबंधित है। देखते हैं एक्सप्लेन। 1975 ईस्वी में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए गठित यह संस्था पिछले 35 वर्षों से वीरान गाँवों में हरियाली लौटाने में रत है, मतलब लगी हुई है। कब से? 1975 से। दड़की माई का एक क्वेश्चन करवाया था हमने, राजस्थान के अलवर ज़िले से संबंधित थी। उनकी भी सहायता इन्हीं तरुण भारत संघ के लोगों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए पूरी साग और ठंडा दूध, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी।
डी ढोकला चटनी तथा नींबू वाले चावल। अहमदाबाद गुजरात, अगर आप अहमदाबाद जाएंगे रेलगाड़ी से तो आपको ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल बेचने वाले मिलेंगे, क्योंकि ढोकला चटनी या नींबू वाले चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है ढोकला चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? फर्स्ट, खानों का उत्खनन। सेकंड, बांधों का निर्माण। थर्ड, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना। बांस से टोकरी बुनना। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। देखते हैं इसे। खानों का जो उत्खनन होता है वो जिम्मेदार है जंगलों के गायब होने का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेकंड, बांधों का निर्माण। बांधों के निर्माण से भी जंगल गायब हो रहे हैं। थर्ड, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, इससे जंगल गायब नहीं हो रहे हैं, अतः ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है बांस से टोकरी बुनना, ये भी नहीं होगा। 5 है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। गिरे हुए पत्तों को लेने से कोई नुकसान नहीं है जंगलों का, अतः ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, खानों के उत्खनन और बांधों के निर्माण जो हैं वो जंगलों के गायब होने में जिम्मेदार हैं। फर्स्ट और सेकंड है ऑप्शन नंबर सी में, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बावड़ी में जल भंडारण ही किया जाता है, ये तो राइट होगा। सेकंड, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था, ये भी राइट है। थर्ड, इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। बावड़ी वर्षा रहित राज्यों में बनाई जाती हैं। फोर्थ देखते हैं, इनमें केवल संदूषित जल होता है, ये गलत है, क्योंकि इनमें केवल संदूषित जल नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देखते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। ये देखिए, ये बावड़ियाँ हैं। बावड़ी में लोगों को पानी खींचने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लोग आराम से नीचे उतर के पानी ले सकते हैं, आराम से पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। निम्न में से किस किस तरीके से पौधे के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं? फर्स्ट है हवा के द्वारा उड़कर, तो हवा के द्वारा उड़कर पौधे के बीज जाते हैं इधर से उधर, तो ये राइट हो जाएगा। सेकंड, जानवरों के खाल और हमारे कपड़ों में अटक कर, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बीज होते हैं जो जानवरों के खाल में चिपक जाते हैं या कपड़ों में कहीं चिपक जाते हैं, फिर कहीं गिर जाते हैं, तो इससे भी इधर उधर जाते हैं। थर्ड है स्वयं पौधे बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन का बीज होता है, पौधा होता है, वह बीज को दूर छिटकता है, ये भी राइट हो जाएगा। फोर्थ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, ये भी राइट है, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं और कोई बीज ले आते हैं, और जब वो हमारे यहाँ होने लगता है तो हमें कुछ दिनों बाद भूल जाता है कि हम इसे बाहर से लाए थे। जैसे मिर्ची हमारे यहाँ नहीं होती थी, वह बाहर से ही आई है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती थी, वो बाहर से आई हैं। देखते हैं, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर हमारे पेट में कितना तापमान होता है? 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर जो हमारे पेट का तापमान होता है वह 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं को किस लिए मार दिया जाता है? नीचे दिए गए मिलान में कौन सा मिलान गलत है? हाथी दांतों के लिए, ये राइट है, क्योंकि हाथी को दांतों के लिए ही मारा जाता है। गैंडे सींग के लिए, ये भी राइट है, क्योंकि गैंडों को सींग के लिए ही मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप, इनको खाल के लिए मारा जाता है, ये भी राइट है। कस्तूरी हिरन बालों के लिए, इसका ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कस्तूरी हिरन को बालों के लिए नहीं बल्कि खुशबू के लिए मारा जाता है। अतः इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कस्तूरी हिरन को बालों के लिए नहीं मारा जाता। देखते हैं
ये दिया भी गया है, कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ व अन्य जानवरों के कम होने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जानवरों को भोजन ना मिलना, बी, जानवरों का विनाश आवास बनाने के लिए, जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए। ये तो राइट है, क्योंकि जंगलों का विनाश हो रहा है आवास बनाने के लिए। सी, जंगलों में आग, जंगलों में आग लगना भी बाघ व अन्य जानवरों के कम होने का कारण है, ये भी राइट हो जाएगा। पोचिंग, पोचिंग मीन्स होता है अवैध शिकार, ये देख लीजिएगा कि पोचिंग मीन्स अवैध शिकार होता है। अवैध शिकार होने के कारण भी बाघ व अन्य जानवर कम हो रहे हैं, ये भी राइट हो जाएगा। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। जानवरों को भोजन ना मिलना, ये जानवरों के गायब होने का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जमीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिनसे उनके पीछे आने वाले उनके समूह को रास्ता मिल जाता है? मक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक, छिपकलियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चींटियाँ। देखा होगा आपने, एक के पीछे एक चलती हैं लाइन बनाकर, तो ऐसे कैसे चल लेती हैं? वो चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसके कारण वो जिसमें एक कुछ ऐसा छोड़ती जिसे सूंघ मतलब पीछे वाली चींटियाँ जो होती हैं उसे सूंघ कर उन्हें रास्ता मिल जाता है। एक्सप्लेन में हमने दिया भी है, देखिए। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां ज़मीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब कोई गंध छोड़ती होंगी जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटियां उन्हीं के पीछे लगी रहती हैं और लाइन से चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला अपने बेटे की पोटी साफ करने के बाद अपनी बहन अनीता के बेटे दीपक की पोटी साफ करती है तो अपनी नाक और मुंह कपड़े से ढक लेती है। इसका क्या अर्थ है? दीपक की पोटी में बदबू आ रही है, सुशीला को दीपक पसंद नहीं, दीपक के कपड़े गंदे हैं, या सुशीला का मन उसको गंदा मानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं एक्सप्लेन। अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध हमें उतना परेशान नहीं करती। देखिए, यही सुशीला ने अपनी बेटे की पोटी साफ़ की तो उसने कुछ नहीं किया, और जब अपनी बहन के बेटे की पोटी साफ़ की तो उसने मुंह को कपड़े से ढक लिया। तो ये उसका मन बना है कि ये गंदा है। अपने बेटे में उसे कुछ गंदा नहीं लगा, उसने मन बना लिया था। आगे देखते हैं। स्लाथ के सोने का समय है 4 घंटे, 17 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं और ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोते हैं। आगे कुछ जानवरों के सोने के समय और दिए गए हैं, देखते हैं उन्हें। गाय है 4 घंटे सोती है, अजगर है 18 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सर्दियों के दिनों में छिपकली गहरी नींद में चली जाती है, अतः सर्दियों के दिनों में इनका सोने का टाइम 24 घंटे होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में छिपकलियाँ होती हैं जो ठंडी में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, एकदम से गायब हो जाती हैं, अतः वो गहरी नींद में चली जाती हैं, गर्मियों में फिर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शादी के बाद जब दुल्हन नए गांव में आती है तो वह झरने या तालाब में जाकर सिर झुकाती है। ऐसा रिवाज कहाँ से संबंधित है? केरल से, असम से, उत्तराखंड से, बिहार से। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड से। ये देखिए, नई दुल्हन है जो तालाब या झरने के पास जाकर सिर झुकाती है। ऐसा रिवाज संबंधित है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1986 में निम्न में से कहाँ सूखा पड़ा था जब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था? हरदोई, जोधपुर, मिज़ोरम, हरियाणा। इसका राइट आंसर है जोधपुर। 1986 में जो सूखा पड़ा था वह जोधपुर में पड़ा था। देखते हैं आगे इसका एक्सप्लेन।
1986 में जोधपुर के आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था तब वहां भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर लगभग उन बावड़ियों में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। कुछ सालों बाद फिर अच्छी बारिश हुई वहाँ और पानी की परेशानी कम हो गई तो लोग फिर से बावड़ियों को भूल गए। अब तो बावड़ियों को बिल्कुल ही भुला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सावधानियां किस बीमारी से बचने के लिए हैं? आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। इसका राइट आंसर है मलेरिया। मलेरिया मच्छरों से फैलता है और जो सावधानियां दी गई हैं ये सब मच्छरों के लिए दी गई हैं। पानी इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। मच्छरदानी लगाएं, वो भी मच्छरों के लिए होता है। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, जिससे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये में कितने आना होता है? 16 आना, 12 आना, 10 आना, 18 आना। पहले आना वाले सिक्के चलते थे, अब रुपए चलने लगा है। पहले आना चलता था। तो 1 रुपये में 16 आना होता है। 25 पैसे को 4 आना बोलते हैं, 50 पैसे को 8 आना, 1 रुपये को 16 आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, चीकू, नाशपाती, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। पहचानिए किसमें बीज होते हैं। देखते हैं हम आगे। ये देखिए, ये नाशपाती है, नाशपाती में बीज होते हैं। भिंडी में बीज होते हैं, प्याज में नहीं होता, टमाटर में होता है। चीकू है, ये चीकू में भी होता है, करेले में भी बीज होता है। किसमें बीज होता है देखते हैं। नाशपाती, भिंडी, टमाटर, चीकू, करेला। देखते हैं ऊपर किस ऑप्शन में है। नाशपाती, भिंडी, चीकू, करेला। नाशपाती, भिंडी, चीकू, करेला। खीरा में भी बीज होता है और टमाटर में भी बीज होता है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। टमाटर, नाशपाती और चीकू, इन तीनों में बीज होते हैं। बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, इनमें भी बीज होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इनमें भी बीज होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें दी हुई हैं जिनमें बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और उसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? पालक। पालक नहीं होगा क्योंकि इसके बीज से तेल नहीं प्राप्त किया जाता। नारियल। नारियल में पत्तियों से सब्जी नहीं बनाई जाती। सरसों। सरसों के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है और सरसों की सब्जी भी बनाई जाती है। और सेम का सिर्फ बीज यूज किया जाता है, उसकी पत्तियों की सब्ज़ी नहीं बनाई जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरसों एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है और उसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, ये सरसों ऐसा होता है, सरसों के पेड़ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये जहरीले होते हैं। ये नहीं होगा क्योंकि गौरैया जहरीली नहीं होती है, ये अंडे देते हैं। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। सी भी नहीं होगा क्योंकि गौरैया और छिपकली जल में नहीं रहते। थर्ड, इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि इन सब में सल्क नहीं पाए जाते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ और सांप दोनों अंडे देते हैं। अतः ये अंडे देते हैं, ये विशेषता इन सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी सबसे पहले पूरब दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। ये देखिए हमने मैप दिखाया है, पहले मध्य प्रदेश और फिर रांची, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति। ये देखिए जूम करके देखते हैं, ये मध्य प्रदेश है, ये बगल में झारखंड है और ये देखिए नई दिल्ली है। जब कोई नई दिल्ली वाला व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश जाना चाहेगा तो पहले उसे दक्षिण में जाना होगा, दक्षिण के बाद उसे पूरब में जाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहले दक्षिण फिर पूरब दिशा में। किस में है, पहले दक्षिण फिर पूरब? ऑप्शन नंबर सी देखिए, दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा पहले दक्षिण होगी और फिर पूरब दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मछली को पानी से उबले कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी से भरे एक्वेरियम में डाल दिया जाता है, एक्वेरियम मछली घर जहाँ मछलियाँ रखा जाता है, तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या खनिज रहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मछली इसलिए मर जाती है क्योंकि उबलने के बाद वो पानी खनिज रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का। ये देखिए माउंट एवरेस्ट। देखते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर मथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है और इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। अनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं लीवेनहॉक, डार्विन, लैमार्क, ग्रेगोर मेंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुवंशिकी के जो जनक माने जाते हैं वह ग्रेगोर मेंडल माने जाते हैं। ये देखिए ये ग्रेगोर मेंडल हैं। इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। ये मटर का पौधा है। देखते हैं इनके बारे में कुछ। ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधे में अपने प्रयोग किए। आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आगे कल नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जिसने इसके पहले की वीडियो ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज़।